हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ एलएलबी सेकेंड ईयर, सेम है हमारा थर्ड, और एक्ट है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। कोड है 3002 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 4 और क्वेश्चन है हमारा प्रत्यर्पण। ठीक है, अब से पहले मैं प्लेलिस्ट पर आपके 3 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट पे जाके पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और वहाँ पे इसके सामने ही आपका कोड लिखा हुआ होगा, आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हो। ठीक है, और आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है और इसका जिक्र पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में बहुत ज़्यादा बार हुआ है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पे चलने से पहले, जैसे कि मैं और क्वेश्चनों में भी कराता हूँ, इसमें भी थोड़ा आपको पहले समझा देता हूँ प्रत्यर्पण होता क्या है। जब मैं इसका एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको बहुत ही आसानी से क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। तो समझते हैं साधारण भाषा में प्रत्यर्पण। जैसे कि ए है एक देश, क्या है, एक राज्य है। राज्य को अंतरराष्ट्रीय लेवल पर देश बोला जाता है। ठीक है, दूसरा है बी, ये क्या है, राज्य यानी देश। हालांकि कोई और भी देश काफी हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 2 ही देश लिए हैं। अब बात करते हैं, एक कंट्री का कोई एक व्यक्ति है, कोई नागरिक है, सिटीजन है, यानी कोई नागरिक कोई अपराध करता है। क्या करता है, अपने ही देश में। क्या करता है, अपने ही देश में कोई अपराध करता है और अपराध करने के बाद वो बी देश में भाग जाता है। क्या करता है, भाग जाता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इस व्यक्ति का नाम है पी। ठीक है, इसने अपराध करा और ये बी देश में भाग गया। अब जो ए देश की जो सरकार है, अब वो इससे वापस लाने के लिए इससे रिक्वेस्ट करेगी, यानी याचिका देगी। क्या देगी, याचिका, कि मुझे जो मेरे देश का जो नागरिक है आपके देश में जो अपराध करके आ गया है उसे हमें वापस दे दो। खास तौर पर एक बात और है, इस प्रकार का कोई भी नियम नहीं है कि कोई देश दूसरे देश पर दबाव डाले कि मुझे उस व्यक्ति को जो दो जो मेरे देश में अपराध करके मेरा ही व्यक्ति है आपके पास आ गया है, वापस दे दो। इस प्रकार का कोई रूल नहीं है। लेकिन ऐसे अपराध से पहले अगर इन दोनों की पहले ऐसी संधि हो चुकी है, क्या हो चुकी है, संधि, कि अगर तुम्हारे देश का व्यक्ति हमारे देश में आएगा या हमारे देश का व्यक्ति तुम्हारे देश में आएगा तो उस व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा, उसको कहते हैं प्रत्यर्पण। अगर इन दोनों देशों के बीच में पहले से ऐसा कोई समझौता नहीं है कि तुम्हारे देश का व्यक्ति या हमारे देश का व्यक्ति कोई अपराध करके हमारे देश में आता है तो हम उसे देंगे या नहीं देंगे, अगर ऐसा कोई उन्होंने संधि नहीं करी है तो वो वापस नहीं देंगे। संधि होने के बाद ही इस प्रकार का प्रत्यर्पण होगा। प्रत्यर्पण यानी उस अपराधी व्यक्ति को वापस करना। ठीक है, पी यहां पे अपराध करके चला गया और ए ने याचिका दी और इस बी ने इस पी को दोबारा से इस देश में ही उसकी सरकार को सौंप दिया, तो इसको कहते हैं प्रत्यर्पण। ठीक है, अपराध करके दूसरे देश में भाग जाना और दूसरे देश की सरकार द्वारा उस व्यक्ति को पहले देश की सरकार की याचना पर वापस कर देना, उसे प्रत्यर्पण कहा जाता है। दूसरा एक रूल और है प्रत्यर्पण का, जैसे ए है कोई देश और एक बी है। ठीक है, एक देश में इस बी देश के व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया। बी का कोई व्यक्ति है, जैसे इसका नाम ए ले डी ले लो, इस देश का एक नागरिक है डी। ठीक है, और ये ए देश में क्या करने आया, घूमने आया। ठीक है, और इससे गलती से यहां कोई अपराध हो गया। क्या हो गया,
यहां पे अपराध हो गया। तो ए ने इसको क्या कर लिया, बंदी बना लिया। अब जो है बी जो है इससे याचिका दायर करेगा कि भाई मेरे देश का जो नागरिक है आपके देश में आया था, वो घूमने के लिए या किसी कार्य के लिए, या वो यहाँ पर था, उससे कोई अपराध हुआ है तो आप प्लीज उसे हमें वापस कर दो। हम अपने स्तर से अगर उसे दंड देंगे, उसे सजा देंगे, आप उसे वापस कर दो। अगर इन दोनों की इस प्रकार की संधि पहले हो रखी है तो वो उसे वापस कर देंगे, तो इसे कहेंगे प्रत्यर्पण। ठीक है। अब क्या क्या रूल बने, दो रूल बने हैं, या तो अपराध करके गया हो दूसरे देश में और दूसरे देश ने उसे वापस करा हो तो प्रत्यर्पण होगा, या वो किसी कारण से घूमने गया हो दूसरे देश में, वहां उससे अपराध हो जाए और जिस देश का वो नागरिक है उसकी याचिका पर, उसके कहने पर उसे जब वापस किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यर्पण कहते हैं। ठीक है। एक तीसरा रूल बनता है, ए है, बी है। ठीक है। कोई यहां का कोई नागरिक है, ई क्या है, कोई सिटीजन है, इसने यहां पे जाके कोई अपराध करा, क्या करा, अपराध कर दिया ए देश में जाके। ये क्या है, राज्य है, ये भी एक राज्य है। ठीक है। यहां पे जाके ई ने क्या कर दिया, अपराध कर दिया। अब ए जो है, बी को पता नहीं है कि उसने वहां पे जाके अपराध कर दिया है, तो ए जो है एक मैसेज देगा कि आपके देश के नागरिक ने हमारे यहाँ पे आके गलत कार्य करा है, या आप अपने देश के नागरिक को यहाँ से ले जाइए, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, या ये हमारे देश में रहने लायक नहीं है, आप इसे यहाँ से ले जाओ, तो उसको कहेंगे प्रत्यर्पण। तो जो बी है अपने देश के नागरिक को लेने से इनकार नहीं कर सकता है। जब ए उस व्यक्ति के लिए कहेगा कि भाई तुम्हारा व्यक्ति हमारे देश में रहने लायक नहीं है, ये तो बहुत असभ्य है, इसे आप ले लो, तो उसको बोलेंगे प्रत्यर्पण करना, वापस पहुंचा देना। कोई भी देश अपने देश के नागरिक को वापस लेने से इनकार नहीं कर सकता है, उसे भी क्या कहेंगे, प्रत्यर्पण कहते हैं। तो ये तीन कंडीशन बनती थी, अपराध करके जाना, ठीक है, घूमने गया, गलती से अपराध हो गया, उसकी दूसरे देश की रिक्वेस्ट पे उसे वापस कर देना, या उस देश ने जहां पे वो रह रहा है उसका आचार व्यवस्था जो आचरण है वो सही नहीं है, उसे वापस कर देना, उसे प्रत्यर्पण कहा जाता है। उम्मीद करता हूं ये तीनों तरीके आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखो हालांकि इन तीनों पे अलग से तीन क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन बनता है, लेकिन आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए इसलिए मैंने इन तीनों को आपको अच्छे से समझा दिया है। आप कंफ्यूज ना हो, आपका जो क्वेश्चन है क्लियर हो गया है यहाँ से। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो में चलने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप इस नंबर पे गूगल पे या फोन पे करके हमें 499 का पेमेंट करोगे, आपको सेम थर्ड के 5 एक्टों की आपको नोट्स या पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है। गूगल पे या फोन पे। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति मतलब कोई स्टूडेंट है अगर जिसकी बैक आई हुई है और वो एक ही एक्ट के नोट्स पीडीएफ परचेज करना चाहता है तो उसे 199 का पेमेंट करना होगा और वो ले सकता है। प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, कॉल ना करिएगा, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करोगे, मैं उसका जवाब दे दूंगा और व्हाट्सएप पे ये स्क्रीनशॉट भेज देना पेमेंट का, आपको थोड़े समय के बाद आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है। अब ज़्यादा बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, आप सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हो। ठीक है। देखो क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यर्पण से आप क्या समझते हैं? प्रत्यर्पण की परिभाषा दीजिए, प्रत्यर्पण के लिए आवश्यक तथ्यों की विवेचना कीजिए, इसकी आवश्यक शर्तें क्या हैं, अपने उत्तर को निर्णीत वादों की सहायता से समझाइए। अभी एक कमेंट आई थी, सर ये वाद क्या होता है? वाद का मतलब होता है भैया केस। ठीक है। ये वो वाला वाद नहीं है जो हम वाद यूज करते हैं,
ये अलग बाद होता है, इस बाद का वह है केस यानी केस। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा, अब समझ लेना। अब चलते हैं प्रत्यर्पण का अर्थ। जब कोई व्यक्ति अपने देश में अपराध करके दंड से बचने के लिए दूसरे देश में भाग जाता है, उस देश की सरकार की प्रार्थना पर, जिस देश से भाग कर गया है उस देश की सरकार की प्रार्थना पर दूसरे राष्ट्र द्वारा अपराधी को वापस कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को प्रत्यर्पण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे इस देश का व्यक्ति बी देश में अपराध करके भाग गया, ए में अपराध करा ए का ही व्यक्ति और बी में भाग गया, तो ए की याचिका पर बी उसे वापस करेगा, तो उसको क्या कहेंगे? प्रत्यर्पण कहेंगे। ठीक है, परंतु अंतरराष्ट्रीय विधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अनुसार अपराधी को लौटाना जरूरी हो। प्रत्यर्पण राष्ट्रों के मध्य संधियों पर आधारित होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ए का व्यक्ति बी में चला गया है तो बी पे जबरदस्ती कोई दबाव नहीं डालेगा कि उस व्यक्ति को वापस करे। ये कब होगा? अगर इन दोनों देशों के बीच में ऐसी संधि हो रही हो तो। ठीक है, अगर संधि है, कोई अंतरराष्ट्रीय विधि नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय विधि ये कहती है कि आप व्यक्ति को वापस करोगे। अगर दोनों के बीच में समझौता है, संधि है कि भाई आप हमारे व्यक्ति को वापस करोगे अगर इस तरह से कोई अपराध करके आता है, और हम आपके व्यक्ति को करेंगे, संधि पहले से होनी चाहिए। कोई अंतरराष्ट्रीय विधि नहीं है। प्रोसियस की परिभाषा के अनुसार देखो, जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में हमारे जो सबसे ज्यादा अच्छे नंबर कब आते हैं? या तो हम हेडिंग्स डालें या कोई डेफिनेशन यानी परिभाषा करें। ठीक है, तो प्रत्येक क्वेश्चन में एक परिभाषा का बहुत ज्यादा महत्व है। परिभाषा स्पेशल अपने लिए 3 से 4 नंबर ले लेती है। अगर कोई आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है तो परिभाषा आपकी 3 से 4 नंबर प्राप्त कर लेती है। ठीक है, और दूसरी बात, जो परिभाषाएं होती हैं उनमें फेरबदल नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो राइटर ने बोला है, जो लेखक ने बोला है, उसी को हमें लिखना होता है। थोड़ा बहुत अगर फेरबदल हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर लिखना वही होता है। ठीक है, चलते हैं। प्रत्येक देश का यह कर्तव्य है कि वह अपराध करने वाले व्यक्ति को स्वयं दंड दे। ये कौन कह रहे हैं? प्रोसियस की परिभाषा, यानी प्रोसियस एक लेखक हैं, वो कह रहे हैं प्रत्येक देश का यह कर्तव्य है कि या वह अपराध करने वाले व्यक्ति को स्वयं दंड दे या उसे ऐसे राज्य को लौटा दे जहां उसने अपराध किया है। अपराध करके कोई व्यक्ति दूसरे देश में चला गया है, या तो वह उसे दंड दे दे, ठीक है, या उसे वापस कर दे। परंतु व्यवहार में राज्य इस प्रकार का उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करते। ये क्या कह रहे हैं? ए का व्यक्ति बी में भाग के गया तो बी का कर्तव्य ये नहीं है कि उसे दंड दे। ये दंड कब दे सकता है? जब दोनों की आपस में संधि हुई हो कि इस प्रकार का अपराध करके आए और आपके देश में भी वही अपराध है और हमारे देश में भी वही कार्य अपराध है, तो आप दे सकते हो, लेकिन इस प्रकार उत्तरदायित्व नहीं बनता है। अंतरराष्ट्रीय विधि में प्रत्यर्पण मुख्यतः द्विपक्षीय संधियों पर आधारित है। जैसा कि अब से पहले बता चुका हूं, प्रत्यर्पण तभी होगा जब दो देश आपस में पहले ही समझौता कर चुके हों, संधि कर चुके हों कि आप हमारे देश के व्यक्ति को वापस करोगे, हम आपके देश के व्यक्ति को वापस करेंगे। कोई अंतरराष्ट्रीय विधि नहीं है। सिद्धांत रूप में राज्य किसी विदेशी नागरिक को शरण देना अपना अधिकार समझते हैं। हालांकि जैसे कोई ए व्यक्ति है, बी देश में, ए देश का व्यक्ति है, बी देश में चला गया है, तो हर कोई व्यक्ति, हर देश ये सोचता है कि हमारे देश में कोई व्यक्ति आया है तो गर्व महसूस करता है उसकी रक्षा करना। लेकिन अगर वो गलत कार्य करके दूसरे देश में आया है तो वो चाहता है कि ये अपने देश में गलत कार्य कर सकता है तो हमारे देश में भी करेगा, और अगर उसकी संधि हो रखी है तो वो उसे वापस कर देगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये जो डेफिनेशन है, आपकी परिभाषा जो है, बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने बताया है और लिखी भी बहुत ही सिंपल शब्दों में रही है। ये आपके 3 से 4 नंबर आपको दे देगी। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। आगे समझते हैं। प्रत्यर्पण के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं
अब इन तत्वों को देखते हैं। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दोषी व्यक्ति का एक ही प्रत्यर्पण होता है, सॉरी, दोषी व्यक्ति का ही प्रत्यर्पण होता है। अब ए देश के व्यक्ति बी देश में रह रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति अपराध करके बी देश में गया है और बी देश में पहले से भी या बाद में जाने वाले व्यक्ति हैं, उन सभी को वापस नहीं भेजेगा, केवल उसी व्यक्ति को वापस भेजेगा, उसी का प्रत्यर्पण करेगा जिसने अपराध किया है। जिस प्रकार हमारी विधि अपराध करने वाले को ही दंड देती है, उसी प्रकार प्रत्यर्पण भी उसी व्यक्ति का होगा जिसने अपराध किया है। ठीक है, दोषी व्यक्ति का ही प्रत्यर्पण होता है। ठीक है, राजनीतिक, धार्मिक और सैनिक अपराधियों का प्रत्यर्पण नहीं होता है। देखिए, अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे हो तो एक बात ध्यान रखना, दोबारा से देख लेना। राजनीतिक, धार्मिक और सैनिक, इस प्रकार के अपराध करने वाले व्यक्ति का प्रत्यर्पण नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक अपराध करके, धार्मिक अपराध करके या सैनिक अपराध करके दूसरे देश में जाता है, तो अगर उनकी संधि भी हो रखी है तब भी उस देश पे दबाव नहीं डाल सकता दूसरे देश पे कि आप हमारे देश के व्यक्ति को वापस करो, अगर वो राजनीतिक, धार्मिक और सैनिक अपराध करके भागे हुए हैं तो। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देगा, इसलिए मैंने आपसे खास तौर पर बोला है। तीसरा पॉइंट देखते हैं। जिस राज्य क्षेत्र में अपराध किया गया है उसी राज्य को दोषी व्यक्ति को समर्पित किया जाता है। ठीक है, ए देश का व्यक्ति है और बी देश में गया है, तो बी जो है उस व्यक्ति को ए देश को ही वापस करेगा, ना कि सी को या एल को या एम को, किसी अन्य देश को नहीं। जिस देश का व्यक्ति है सिर्फ उसी देश को वापस करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। समर्पित करने वाले वे समर्पण करने वाले दोनों राज्यों में इसे अपराध माना जाना चाहिए। इसे दोहरी आपराधिकता का नियम कहते हैं। ठीक है, देखो यहां पे थोड़ा वो हो रहा है, आगे समझते हैं। पॉइंट नंबर 4 को दोबारा देखते हैं। समर्पित करने वाले और समर्पण करने वाले दोनों राज्यों में इसे अपराध माना जाना चाहिए। इसे दोहरी आपराधिकता का नियम कहते हैं। आगे समझते हैं। जैसे ए देश का कोई व्यक्ति है, बी देश में अपराध करके भाग गया है, ये गया। ठीक है, ये क्या करके गया है, यहाँ पे कोई नागरिक था, के नाम का व्यक्ति था, अपराध करके बी में चला गया और इसने क्या करी थी, हत्या। और हत्या यहां पर भी दोष है, क्या है ये, यहां पे भी दोष है और यहां पे भी क्या है, दोष है, यानी अपराध है। यहां पे भी अपराध है, यहां पे हत्या अपराध है और यहां पे भी हत्या अपराध है। तो ये जो बी है इस व्यक्ति को वापस कर देगा। जैसे बलात्संग, यहां पे भी अपराध है, यहां पे भी अपराध है। अपहरण, यहां पे अपराध है, यहां पे भी अपराध है, इत्यादि में और भी हो सकते हैं, आगे समझेंगे। जो यहां पे अपराध है वही यहां पे अपराध है, तो ये देश उस व्यक्ति को वापस करेगा। अन्यथा जो यहां पे अपराध है और यहां पर अपराध नहीं है तो उसे वापस नहीं करेगा, चाहे उसकी संधि क्यों ना हो रही हो। जब दोनों देशों में आपस में जो कार्य करके भागा है, दोनों जगह क्या है, अपराध है, तभी उसे वापस किया जाएगा, नहीं तो उसे वापस नहीं किया जाएगा। सही है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, यहां पे भी अपराध हो, यहां पे भी अपराध हो और दोनों की संधि हो रही हो तभी वापस किया जाएगा। यहां पे अपराध है और यहां पे अपराध नहीं है तो वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 है, उसे देखते हैं। प्रत्यर्पण के लिए राज्य द्वारा प्रार्थना की जानी चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं है, ये जो व्यक्ति है यहां से अपराध करके यहां चला गया, लेकिन यहां पे क्या रह रहा है, सही रह रहा है, शांत तरीके से रह रहा है। क्या है, शांत रह रहा है। तो ये जब तक ये याचिका दायर नहीं करेगा या प्रार्थना नहीं करेगा तब तक उसे वापस बी नहीं करेगा, क्योंकि बी के देश में वो शांत तरीके से रह रहा है और उसे पता भी नहीं है कि ये अपराध करके आया है या क्या है। तब तक ये याचिका नहीं करेगा, तब तक वापस नहीं करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
प्रत्यर्पण निम्नलिखित 2 शर्तों के आधार पर ही किया जा सकता है। ठीक है, 2 शर्तों के आधार पर किया जा सकता है। नंबर 1, प्रत्यर्पण योग्य अपराध होना चाहिए। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, जो उन्होंने अपराध किया है, जो व्यक्ति ने अपराध किया है, वो अपराध के योग्य होना चाहिए। आमतौर पर अपराधियों के प्रत्यर्पण की मांग तभी की जा सकती है जब उन्होंने कोई गंभीर अपराध किया हो। ठीक है, भिन्न भिन्न देशों में इसका स्पष्टीकरण होता है, जैसे ग्रेट ब्रिटेन के अनुसार। ठीक है भाई, उसका जो प्रत्यर्पण है, जो उसे वापस किया जाएगा तभी किया जाएगा जब उसने कोई चोरी, मतलब ऐसा कोई अपराध किया हो जो बहुत ज्यादा गंभीर हो और उस देश में भी वो कार्य अपराध हो। ठीक है, अब उन अपराधों को देखते हैं कौन कौन से। जैसे वध करना, वध यानी हत्या करना, नकली सिक्के बनाना यानी जाली नोट बनाना, जालसाजी करना, गबन करना, अपहरण करना, चोरी, गृहदाह ये घर में आग लगाना, बलात्कार, धमकी देना, समुद्री डकैती, बच्चों को चुराना, रुपये ठगना, षड्यंत्र, महायुद्धों में किया जाने वाला अपराध, दूसरे जहाज पर हत्या का प्रयास इत्यादि। ठीक है, ये जो है अपराध है। अगर इस प्रकार के और भी अपराध हैं, ये कुछ मैंने बता दिए हैं। और जब आप पेपर करने जाओगे अब एग्जाम में, सबको मत लिखने बैठ जाना, कम से कम 4 या 5 एग्जाम्पल वहां पे लिख देना। ये नहीं है कि आप एक तरफ से सारे लिखने बैठ जाओ। ठीक है, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप लिख सकते हो, अगर आपकी स्पीड कम है और तो 4-5 आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार के अपराध अगर करके व्यक्ति भाग रहा है दूसरे देश में, और दूसरे देश में भी ये सब क्या है, अपराध है, तो उसे प्रत्यर्पण कर दिया जाएगा। आगे समझते हैं, प्रत्यर्पण योग्य व्यक्ति होना चाहिए। पहले तो देखो क्या बोला था, 2 आधारों पर ही प्रत्यर्पण होगा। नंबर 1, प्रत्यर्पण योग्य अपराध होना चाहिए। अपराध ऐसा हो जैसे जिससे उसे वापस किया जाना अनिवार्य हो जाए। दूसरा, प्रत्यर्पण योग्य व्यक्ति होना चाहिए, यानी इन अपराधों को करने की क्षमता रखता हो। ठीक है, तभी उसको वापस किया जाएगा। एक पॉइंट था हमारा ये वाला, राजनीतिक, धार्मिक तथा सैनिक अपराधियों का प्रत्यर्पण नहीं होता। ठीक है, तो वो ये आ गया पॉइंट। नंबर 3, राजनीतिक। देखो यहां से एक लाइन जो मेरे से छूट गई है तो उसे आप लिख लीजिएगा। निम्नलिखित अपराधों में प्रत्यर्पण नहीं होगा। ठीक है, कौन कौन से अपराध है? नंबर 1, राजनीतिक अपराधी। ठीक है, इसका एक केस भी है, उस केस को भी देखते हैं। रीमैन्यूअर 1984 बाद में जस्टिस कैब ने कहा कि, देखो ये एक केस है। ठीक है, रीमैन्यूअर 1984 बाद में जस्टिस कैब ने कहा कि राजनीतिक अपराध हेतु मुझे यह आवश्यक प्रतीत होता है कि राष्ट्र में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल हों जो अपनी सरकार वहां बनाना चाहते हों। यदि इस उद्देश्य के प्राप्त करने हेतु अपराध किसी दल द्वारा किया जाता है तो यह एक राजनीतिक अपराध होगा। अब उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो दोबारा समझा देता हूं। ये जो जस्टिस कैब हैं ये क्या कह रहे हैं, राजनीतिक अपराध कौन सा माना जाएगा? किसी कोई देश है, जैसे एक देश है और यहां पर 2 सरकार हैं, सरकार क और सरकार ख। ये कह रहे हैं पहली बार तो किसी देश में 2 सरकार होनी चाहिए। जैसे यहां पे एक सरकार है क और यहां पे ख सरकार। ठीक है, इसके किसी व्यक्ति ने या इसके किसी व्यक्ति ने अपनी सरकार को जिताने के लिए, क्या अपनी सरकार को जिताने के लिए कोई अपराध कर दिया इस वाली सरकार के साथ, या इस सरकार के व्यक्ति ने इस पार्टी के साथ, है ना, कोई अपराध कर दिया और अपराध करके क्या है ये बी देश में भाग गया। तो चाहे इन दोनों देशों की संधि हो रही हो कि अगर आप हमारे देश के व्यक्ति को वापस करोगे हम आपके देश के व्यक्ति को वापस करेंगे, लेकिन लॉ क्या कहता है, संधि का राजनीतिक, धार्मिक
और सैनिक अपराधियों को वापस नहीं करेंगे। अपनी अपनी सरकार बनाने के चक्कर में अगर एक दूसरे के कोई अपराध करके दूसरे देश में भाग जाता है, एक ही पार्टी ने कै की पार्टी ने ख के व्यक्ति को मार दिया और मारने के बाद बी देश में भाग गया, तो ए देश जो है इस व्यक्ति को वापस नहीं बुला सकता, क्योंकि ये किस प्रकार का अपराध है, ये राजनीतिक अपराध है। और राजनीतिक अपराध में किसी का प्रत्यर्पण नहीं होता है। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं यह समझ में आया होगा। इसी प्रकार से धार्मिक माना जाएगा और इसी प्रकार से सैनिक अपराध माना जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के डायग्राम को आपको बार बार ना समझाना पड़े, बात तीनों की एक ही है, राजनीतिक, धार्मिक और सैनिक। अपराध करके कोई व्यक्ति दूसरे देश में भाग जाता है तो उसका प्रत्यर्पण नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन समझेंगे तीनों पॉइंटों को। ये केस लॉ आप लिख लेना, याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस प्रकार से हम जब डेफिनेशन लिखते हैं, परिभाषा हमारी 3 से 4 नंबर की बनती है, उसी प्रकार जो हमारे केस होते हैं, एक केस कम से कम हमारा 5 नंबर का बन जाता है। ठीक है, 4 से 5 नंबर आपको मिल ही जाते हैं, और आप 2 केस करते हो तो आपको 7 से 8 नंबर, 7 से 8 नंबर आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, 2 केसों पे। उम्मीद करता हूं ये आपको राजनीतिक अपराध समझ में आया होगा। अब सैन्य अपराध समझते हैं। सेना संबंधी अपराध, सेना संबंधी अपराध प्रत्यर्पण के लिए स्वीकार नहीं किया जाते। यदि कोई सैनिक अपराध करके किसी दूसरे देश में भाग जाता है तो उसका समर्पण करना शरण देने वाले राज्य के लिए आवश्यक नहीं होता। उसको देना, जैसे सैनिक कोई अपराध हुआ है और वो अपराध करके दूसरे देश में भाग गया है तो उसका प्रत्यर्पण दूसरा देश नहीं करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे समझा भी चुका हूं और आप पहले भी समझ चुके हो। इसी प्रकार से धार्मिक अपराध, धार्मिक अपराध को भी समर्पण के लिए स्वीकार नहीं किया जाता। जो अपराधी धार्मिक अपराध करके उस देश से भाग जाते हैं और दूसरे देश में उन्हें शरण दे रखी है तो उसे प्रत्यर्पण हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति धार्मिक अपराध करके दूसरे देश में भाग जाता है तो दूसरा देश उस व्यक्ति का प्रत्यर्पण नहीं करेगा, क्योंकि कानून कहता है कि राजनीतिक और धार्मिक और सैनिक अपराध किए हुए व्यक्ति का प्रत्यर्पण नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन कह रहा था, इन पॉइंटों के आधार पर कुछ केसेस हमें दीजिए। केस नंबर 1 हम आपको करा चुके हैं। ठीक है, केस नंबर 2 सूचा सिंह केस, सही है। सूचा सिंह, प्रताप सिंह कैरो पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री की हत्या करके, 2 व्यक्ति हैं, सूचा सिंह और प्रताप सिंह, कैरो पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री की हत्या करके नेपाल भाग गया था। भारत ने नेपाल से सूचा सिंह के प्रत्यर्पण के लिए प्रार्थना की। नेपाल के न्यायालय ने सूचा सिंह के मामले में भारत सरकार की प्रार्थना स्वीकार करके उसके प्रत्यर्पण कर दिया। ठीक है, अब बात आती है कि ये तो मुख्यमंत्री था, क्या है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, और यहां पे कह रहे हैं कि हम राजनीतिक व्यक्ति का क्या नहीं करेंगे, प्रत्यर्पण। तो भाई वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री था। ठीक है, और उसकी क्या हुई है, हत्या हुई है। ठीक है भाई, पहले मुख्यमंत्री था, अपनी पार्टी बनाने के चक्कर में थोड़ी उनका मर्डर हुआ है। वही, वो तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, वर्तमान में उस समय कोई और मुख्यमंत्री होगा तो उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री की हत्या की थी और हत्या करके वो नेपाल में भाग गए थे। तो ये सहारा लेना चाह रहे थे सूचा सिंह और प्रताप सिंह कि ये तो एक राजनीतिक अपराध है, तो हम तो बचाव पा सकते हैं। तो नेपाल सरकार ने और भारतीय सरकार ने कहा कि आपने जो अपराध किया है वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री का था, वो राजनीतिक नहीं है। वो व्यक्ति राजनीतिक था, लेकिन दोनों का अपराध एक जैसा नहीं, मतलब दोनों के कार्य एक जैसे नहीं थे कि आप सरकार बनाने के लिए अपराध, या कोई आप में रंजिश चली हो, या उस समय, या आपकी सरकार वोटिंग के दौरान थी, इस प्रकार का अपराध नहीं है। आपने प्रॉपर
सोच समझ के उसकी हत्या की है। ठीक है, तो नेपाल ने क्या कर दिया, इनका सूचा सिंह और प्रताप सिंह का प्रेतपण इनको भारत सरकार को दे दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। नारंग भाई प्रेतपणवाद अक्टूबर 1976। मनोहर लाल नारंग तथा उसके भाई ओम प्रकाश नारंग, दो भाई थे, के विरुद्ध हरियाणा में कुरुक्षेत्र के पास अमीन स्तंभ की चोरी करने, धोखाधड़ी, तस्करी आदि आरोप थे। वे भागकर इंग्लैंड चले गए थे। भारत की प्रार्थना पर उन्हें लंदन में गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध प्रत्यर्पण हेतु कानूनी कार्रवाई आरंभ की गई। जांच के पश्चात अक्टूबर 1976 में लंदन के मजिस्ट्रेट ने भारत की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उनके प्रत्यर्पण के आदेश दे दिए। नारंग, मनोहर लाल नारंग और ओम प्रकाश नारंग हरियाणा में कुरुक्षेत्र है और वहां पे उन्होंने चोरी करी और चोरी करके वो इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड की सरकार ने भारत की प्रार्थना पर उनको वापस भारत सरकार को प्रत्यर्पण कर दिया। ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड में भी चोरी जो है क्या है, अपराध है, और भारत में भी चोरी क्या है, अपराध है। भारत में भी और इंग्लैंड में भी क्या है, अपराध है। तो इस आधार पर दोनों देशों में अपराध था, उसका प्रत्यर्पण कर दिया। अब देखते हैं तीसरे पॉइंट को। नौसैनिक अधिकारी प्रत्यर्पणवाद जुलाई 1975। भारतीय नौसेना के कमांडर इलिजाह इब्राहिम जौहरी भारतीय सरकार का लगभग 13 लाख रुपया दुर्विनियोग कर लिया था। यह अपराध उन्होंने 1969 में एडवोकेट के रूप में कार्य करते हुए किया था। वे अपराध करने के पश्चात देश छोड़कर चले गए। 1972 में वे न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस की सहायता से पकड़े गए। भारत ने प्रत्यर्पण की मांग की। जुलाई 1975 में न्यूयॉर्क के न्यायालय ने उनके प्रत्यर्पण के लिए आदेश दे दिया। ये जो इलिजाह व्यक्ति था इब्राहिम, भारत सरकार से 13 लाख का दुर्विनियोग करके भाग गया था और भारत सरकार ने 1972 में याचिका, मतलब न्यूयॉर्क पुलिस ने उसे 1972 में पकड़ा और भारत सरकार ने याचिका प्रार्थना डाली कि आप इस व्यक्ति को हमें वापस दे दो, और जुलाई 1975 में न्यूयॉर्क सरकार ने इब्राहिम का प्रत्यर्पण भारतीय सरकार को कर दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये जो प्रत्यर्पण वाला क्वेश्चन था आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं से मेरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ी हमारी टंग थोड़े घूम जाती है, तो उसकी वजह से अगर कोई शब्द गलत हुआ हो तो आप देख लेना, आपके सामने नोट्स हैं, और कोई गलती होती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, और अब चलते हैं। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।